इंडियन इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। अभी तक हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखिए यूपीएससी में सबसे बड़ा टफ सेगमेंट जो है वो आपको इंडियन इकोनॉमी ही दिखता है। तो इंडियन इकोनॉमी के अगर आप प्रीवियस ईयर को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देता है और एक प्रॉपर मैनर में चीज़ें आपके लिए करता है। तो छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसको देखकर आप लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, तबीयत भी खराब हो सकती है, पर फिर भी प्रयास करिए पढ़ने का। With a reference to foreign owned e-commerce firm operating in India, which of the following statement is correct? जो बाहर की e-commerce कंपनी हमारी कंट्री में काम करी है उसके लिए they can sell their own good in addition to offering their platform as a marketplace. The degree to which they can earn big seller on their platform is limited. वे अपने प्लेटफॉर्म पे बड़े विक्रेताओं के मालिक होने की सीमा सीमित रखते हैं और ये प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बेच सकते हैं। ई कॉमर्स साइट की बात है, आप सब फ्लिपकार्ट अमेजोन को यूज करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है कि दोनों सही है? बताना स्टार्ट करिए तत्काल प्रभाव से। बताइए क्या उत्तर होगा? ये तो आप सबको पता है, ई कॉमर्स तो आप सब लोग यूज करते हैं। ऑनलाइन परचेजिंग आप सबको आती है, बहुत आपने ऑनलाइन परचेजिंग की है, तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि ऑनलाइन परचेजिंग को समझें, उत्तर देने का प्रयास करें। आप लोग इंजन स्टार्ट नहीं होता क्या जल्दी? फिर बंद हो गया। अरे स्टार्ट करो, फिर दुब 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 चलता है, वो नहीं करते हो, शांत बैठे रहते हो, कैसे चलेगा जीवन? बोलो। देखो दो चीजें होती हैं, जैसे कभी मम्मी पूछें आप लोगों से कि बेटा लड़का पसंद है, अरे हाँ या ना, मुंह बना के खड़े होने से क्या मिलेगा? क्लियर बताओ, आता है कि नहीं आता? तकलीफ तो ये पूछती नहीं है। हम लोग आंसर है छोटे में, तकलीफ तो ये भी है। आंसर सी, तानिया बोल रही है आंसर सी। आंसर सी का मतलब क्या हो गया? कौन सा है आंसर सी? आंसर सी है दोनों सही हैं। एक ने आंसर दिया कि भाई दोनों सही हैं, किसी ने आंसर दिया दोनों सही हैं। आप लोग बताओ भाई। बड़े व्यापारियों को हम सीमित कर सकते हैं इसमें, क्या पता कर सकते होंगे? ए लोगों ने कहा कि ये भी सही है, ये दूसरे आंसर है, कुछ लोग ये भी आंसर दे रहे हैं। आई FDI policy prohibits retailer trading any form through e-commerce for the companies with FEI engaging the activities of multi-brand retail trading. Multi-brand retail trading means single different product of the various brand through one which platform. India has not allowed FDI in inventory-driven models of e-commerce. The inventory model which Walmart and Amazon use in United States is where the goods and services are owned by e-commerce firm. They can sell directly to retail customer. The restriction is aimed largely at protecting India's vast unorganized retail sector that does not have the clout to purchase at scale and offer big discounts. So statement 1 is not correct. इंडिया को छोड़कर बाहर तो ये किसी भी ब्रांड को अपने साथ जोड़ के बेच सकती हैं। भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। आपने कहा कि भाई हमारा ब्रांड है, हम प्लेटफॉर्म लेके बैठे हैं, कुछ भी बेच दें। इंडिया में ये अलाउड नहीं। इंडिया में आपको इंडिजिनस प्रोडक्ट ज्यादा बेचने पड़े, चारपाई से लेकर कालीन से लेकर बालों के केश निखारने तक का साबुन हमारे बेचा जा सकता है। But India amends its FDI policy in the e-commerce marketplace in 2085 to classify any vendor accounting for more than 25% of the platform total sales controlled by the marketplace operator. So no seller must exceed 25% of the total business of any foreign commerce platform. यहाँ पर फॉरेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे टोटल जितनी वैल्यू उसके 25% से ऊपर अगर वो ओन करते हैं तो उन पर कैप लग जाती है। मतलब जो हमारे ई कॉमर्स साइट्स हैं वो टोटल वर्थ का 25% से ऊपर ओन नहीं कर सकते, मैक्सिमम लिमिट उनकी 25%। रीजन क्या है? रीजन है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग सामान बेच पाए, कई सारी ई कॉमर्स साइट आ पाए, जैसे मिंत्रा आ गई, ब्लिंकिट आ गई। ये सब क्यों काम कर पा रही है? क्योंकि हमारे ई कॉमर्स साइट के कुछ रूल्स हैं और उनको हम आज भी फुलफिल करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही माना जाएगा? ये दूसरा सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
सही सिर्फ ये। देखा ना, यूपीएससी में जितने भी मार्क आप लोग करते हो सही आंसर को छोड़कर बाकी सारे आंसर दे देते हो। समस्या तो यही है बच्चों के। Which of the following activities constitutes real sector in economy? बहुत अच्छा प्रश्न है, अति उत्तम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र का गठन करती है? रियल सेक्टर। पहला, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, ये रियल सेक्टर है, वास्तविक क्षेत्र है। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक। A commercial bank leading money to a trading company. ठीक। A corporate body issuing rupee dominated bonds overseas. एक कॉपरेटिव निकाय जो विदेशों में रुपया मूल वर्ग के बॉन्ड जारी करता है। इनमें से कौन सा है जो रियल सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर की बात नहीं हो रही, टर्सरी सेक्टर की बात नहीं हो रही, सेकेंडरी सेक्टर की बात नहीं, रियल सेक्टर, वास्तविक क्षेत्र कौन है इसमें से? ध्यान रखना, वास्तविक क्षेत्र की बात है। अब ये मत क्या देना सर गेहूं उत्पादन करना, फसल काटना, ये सब। तो अब ये देखना है कौन सा इसमें से सही है। समय प्रारंभ होता है अब। इंजन ना स्टार्ट हो रहा तो सबको पेट्रोल पिलाओ एक एक घूंट। चॉइस आपकी, एक्स्ट्रा प्रीमियम पीना है, नॉर्मल पीना है, आप बता दो, मैं एक एक लीटर सबको पिला दूं। कम से कम बोलना तो स्टार्ट करो आप लोग, चलो। ऑनलाइन वालों आप लोग भी अपना अपना मैसेज कर दो, 2 मिनट बाद खोल के चेक करो। गलती जा रही है, क्या मतलब? नहीं फिर भी बता सर शायद बी। शायद बी। मैम ने कहा है कि सर पहला वाला गलत है, बाकी सबरे सही है। ये हो गया लाल कलर इनका। अब लाते हैं अगला कलर हरा। ये आ चलो बताएं। यही आपका भी? चलिए आप सोचिए तो फिर हम नीचे चले जाते हैं पन्नों पे। हाँ बच्चों, मैसेज ए बी। दादा रे दादा, क्षितिज सर का भी है ए। इन्होंने क्षितिज ने बोला ए, और इस पे आ गए 2 वोट, बी पे आ गए 2 वोट। हाँ जी, नहीं पता, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर करते हैं, आंसर देखिए। आंसर क्या आ रहा है? ए में क्या है? ए आंसर कहता है 1 और 2 सही हैं, ठीक है, पहला और दूसरा सही है, बाकी से कोई मतलब ही नहीं। भाई रियल सेक्टर है जहां पर वास्तविक चीज को वास्तविकता से बदला जाए। भाई फार्मर हार्वेस्ट कर रहा है अपनी क्रॉप को, वो सही है। टेक्सटाइल मिल रॉ कॉटन को फैब्रिक्स में कन्वर्ट कर रही है। बाकी कमर्शियल बैंक मनी लैंड कर रहा है ट्रेडिंग कंपनी को, ये रियल सेक्टर कहां हो गया? कोऑपरेटिव बॉडी इशू रुपीस डोमिनेशन के बॉन्ड ओवरसीज में दे रही है, इससे हमें रियल सेक्टर में क्या मतलब? ये तो भाई कमर्शियल एक्टिविटीज हो गई ना, बैंकिंग एक्टिविटीज से हमें को क्या मतलब था? सबका सिंपल सा आंसर था, सामने चीजें लिखी थी, बट हमने क्या सोचा कि सर तो कुछ नया पूछ रहे होंगे, कुछ यूनिक पूछ रहे होंगे, इसको तो बहुत यूनिक तरीके से आंसर देना चाहिए। जैसे हमने पूछा गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने 3रे मंडल में लिखा है और सूर्य की एक देवी को है, बताओ कौन से मंडल में? उत्तर में दे दिया, आप कहोगे सर पूछ कुछ और रहा है, बता कुछ और रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। ऐसा कुछ नहीं होता भैया, होता आंसर वही है जो सामने लिखा है, बट हम लोग ज्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं। कभी कभार यूपीएससी में गरीब दिमाग लेके जाना पड़ता है, अमीर दिमाग को साइड रख दिया करो, तब भी समझ में आ जाता है। रियल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज a key section of the activities this sector pursued economic output and represented by those economic segments that are essential for the progress of GDP of the economy. So in sense, farmers harvesting their crops and textile mills converting raw cotton into fabric are under real sectors. क्यों? क्योंकि रियल में ऐसा काम कर रहे हैं जो भारत की जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रही है।
रियल सेक्टर ऑफ द कंसिस्ट द एंटरप्राइजेस, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशन, हाउसहोल्ड्स, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल स्टैटिक ऑफ द हाउसहोल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड आर सम ऑफ द केसेस कंबाइंड इनटू द सब सेक्टर नेम्ड अदर रेजिडेंट सेक्टर। ठीक, ये दूसरा खत्म। Commercial bank lending money to the trading company or a corporate body issuing rupee domination to the bond are not constituted as the real sector। ये कमर्शियल एक्टिविटी से हमको कोई मतलब नहीं। ये थोड़े ना कि पैसा दिया तो पैदा होगा, जीडीपी को क्या बढ़ाएगा, वो कुछ नहीं बढ़ाएगा। इसलिए हमारे पास पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें सही था। Which of the following situation best reflects indirect transfer often talked about in the media recently with the reference to India? कौन सी स्थिति भारत के संदर्भ में हाल में मीडिया में अक्सर चर्चा में आई थी जिसको अप्रत्यक्ष हस्तांतरण को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है? इनडायरेक्ट ट्रांसफर को कौन समझाता है इनमें से बहुत अच्छे तरीके से? देखो इधर कैसे बताओ, चलिए पढ़िए, बताइए आंसर थोड़ा सा। एक भारतीय कंपनी एक विदेशी उद्यम में निवेश करती है और अपने निवेश से उत्पन्न मुनाफे पर विदेश के देश को कर का भुगतान करती है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो सकता। एक विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है और अपने निवेश से उत्पन्न मुनाफे पर अपने आधार देश को भुगतान करती है। ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। एक भारतीय कंपनी किसी विदेश देश में मूल संपत्ति खरीदती है, मूल बढ़ने के बाद ऐसी संपत्ति को बेचती है। एक विदेशी कंपनी शेयरों का स्थानांतरण करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित संपत्तियों से अपने पर्याप्त मूल्य प्राप्त करते हैं। ओके गुड, बताओ। अब यूपीएससी ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे बच्चों, मैं क्या करूं? मैं होता तो मैं नहीं पूछता ऐसे। क्षितिज ने बोला पहला, नहीं आई थी भी पुराना वाला है, नया वाला डाउट दो भाई। नया वाले का आंसर नहीं देगा कोई? नहीं देंगे बच्चे, बच्चे कहीं डेरा बहुत डेरा गए तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, इसमें देखिए कायदे से देखा जाए तो इसका सच में ऑप्शन डी इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, इनडायरेक्ट ट्रांसफर की बात की गई। इनडायरेक्ट ट्रांसफर जो है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि जब कोई भी चीज हमने इनडायरेक्टली ट्रांसफर की हो, तो यहाँ पे ट्रांसफर क्या किया, डायरेक्ट ट्रांसफर की जगह हमने क्या किया, इनडायरेक्ट ट्रांसफर को लिया है, जहां पर हमने फॉरेन में एसेट्स या शेयर कुछ भी खरीदे उस तरीके से। तो ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट माना जाएगा। बाकी देखिए क्या लिखा है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर refers to the situation where when foreign entities own share or assets in India, the share of such foreign entities are transferred instead of the direct transfer for the underlying assets in India। अभी डायरेक्टली तो ट्रांसफर हो नहीं रहे, फॉरेन के थे तो वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर में हमारी कंट्री में आते हैं। Where share of the foreign company or interest of any entity incorporated registered outside the India is transferred, and if such share or interest derives its substantial value from the assets located in India directly or indirectly, then such transfer is commonly referred as the indirect transfer। बस ये डेफिनेशन याद रखें। आप कहोगे सर आप डेफिनेशन लिखा दोगे, तो डेफिनेशन लिखा तो कहोगे सर ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, तुम कहेंगे हाँ, तो आप कहोगे हम नहीं करेंगे, फिर आंसर नहीं लिखेंगे। जब हम कहते हैं बेटा डेफिनेशन याद करनी, ना सर बहुत टफ है, तो भाई याद तो करनी पड़ेगी। ये प्रश्न आप लोग जवाब दे सकते हो, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था ना, मैं जब इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके डाल रहा था तो हिंदी आ नहीं रही थी, हिंदी उल्टी हो जा रही थी, तो उल्टी मैं पढ़ा नहीं सकता था, मिरर में भी नहीं आ सकती थी। मैंने शीशा रख के भी कोशिश की कि दर्पण टूटे, कुछ हुआ नहीं, तो मैंने क्या स्क्रीनशॉट ही ले लिया था हिंदी में वर्ड फाइल से। तो ये ऐसा नहीं कि कॉपी कहीं से, ये है मेरे ही मेहनत है, बट हिंदी टाइप नहीं हो रही थी इसमें। With a reference to the expenditure made by the organization or a company, which of the following statement is correct? Acquiring new technology is a capital expenditure। ध्यान से समझना। Debt financing is considered capital expenditure while equity financing considered as the revenue expenditure। क्या प्रश्न है? किसी कंपनी या संगठन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नई तकनीकों को प्राप्त करना कैपिटल एक्सपेंस है। ऋण वित्त पोषण पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि वित्त पोषण को राजस्व व्यय माना जाता है। अब राजस्व व्यय
और कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंडिचर तो आपको मैंने पढ़ाया है प्रॉपर मैनर में। अगर ये भी आप लोग नहीं बता पाते तो डूब के मर जा रहे सब टुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर नहीं, टुल्लू भर, क्योंकि आजकल तो टुल्लू से पानी आता है, चुल्लू में तो डूबो ही नहीं। टुल्लू चलो जितना भरे उसमें डूबो। ये वह जिंदगी है जो आपको तबाह कर सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से इस जिंदगी को जिए, क्योंकि सपना बहुत बड़ा है और सपने को पूरा करने के लिए थोड़ी कीमत चुकानी है। जागते रहो वाली। थोड़ी देर आप चुप हे भगवान। यहां पर अगर आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर होता है जो किसी भी फर्म में इस काम के लिए किया जाता है कि भविष्य में उसे हमसे लाभ हो। ध्यान से सुनना, कैपिटल मतलब पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय ये बताते हैं कि भविष्य में हमें उस चीज से लाभ होगा, इसलिए हम वो खर्च करने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए, क्या डेब्ट फाइनेंसिंग को अगर हम ले लेते हैं तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? इक्विटी फाइनेंसिंग अभी वो भी समझा। यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है, तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम ध्यान देंगे तो भाई साहब अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करेंगे किसी भी फर्म में तो ये हमारे लिए लाभप्रद है ना, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमको लाभ देगी। वर्ड ऊपर क्या लिखा है? विद द रेफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे वर्ड लिखा है एक्सपेंडिचर, खर्चा जो कर रही है कंपनी। डेब्ट फाइनेंसिंग इज नॉट एक्सपेंस एंड इक्विटी फाइनेंसिंग इज आल्सो नॉट एक्सपेंस। फाइनेंसिंग है, वित्त है, वित्त खर्चा कहां से हो गया हमारा? ये तो हमारा एक्सपेंस है ही नहीं। अगर आप कर्जा ले रहे हो तो भी आपका खर्चा नहीं है, और अगर इक्विटी फाइनेंसिंग कर रही हो तो भी आपके पास शेयर से पैसे आ रहे हैं। ये दोनों तो वैसे ही नहीं ऐड हो सकते। तो कायदे से इसका आंसर शायद ए होगा। कुछ भी श्योर नहीं थे। भाई देखो हमने आंसर तो देखा नहीं, बट जो पता था उस हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज होता है किसी न्यू प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट के लिए, और वही इन्होंने लिखा है। देखिए जैसे प्रॉपर्टी परचेज करो या टेक्नोलॉजी लो या कंप्यूटर लो, तो इन्होंने यहां पर पहला ही पार्ट सही माना है, बाकी गलत माने। तो केवल एक, ओनली वन इज राइट, रेस्ट ऑल आर द रॉन्ग। याद रखना, जहां वर्ड ये देखिए, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए क्या देखना था आपको? हाईलाइटेड वर्ड क्या था? इन्होंने ऊपर क्लियर लिख दिया कि आप नीचे मत पढ़ो, पहले मुझे पढ़ो फिर दोनों स्टेटमेंट पढ़ना। इन्होंने कहा जो खर्चा कंपनी करती है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन से स्टेटमेंट सही है, तो दीज आर नॉट एक्सपेंडिचर्स। बस यहीं से आप सीधे हटाओ, पढ़ना ही नहीं है। कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पढ़ने ही नहीं है फिर हमको, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि कभी कभार डर लगता है हम सबको, और डर के आगे जीत है, ठीक है। माउंटेन ड्यू सब लोग पिया करो ताकि आपकी जीत आ जाए। With a reference to Indian economy, consider the following statement: a share of the household financing saving goes towards government borrowings. Wow. Debtor securities issued at the market, related rates in auctions form are large components of internal debt. ध्यान से समझना, भारतीय व्यवस्था के संदर्भ में, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट पड़ी। घरेलू वित्तीय बचत का एक हिस्सा सरकारी उधारी में जाता है। गलत वर्ड तो नहीं लिख रहे। जितना भी हम अपना डोमेस्टिक सेविंग करते हैं उसका मैक्सिमम किसमें जाता है? गवर्नमेंट बोरिंग जो बाहर से लेते हैं उसमें चला जाता है। नीलामियों में बाजार संबंधित दरों पर जारी की गई दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक बनाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शंस है ना, फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल ट्रेड। अच्छा, इसके बारे में तो भाई थोड़े डाउट्स रहते हैं मेरे को भी, बट देखते हैं आंसर क्या होता है। आप लोग बताइए। बेटा अंगूठा नहीं चूसते, गलत बात नहीं ऐसे करे। अंगूठा चूसने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान पढ़ने से आता है। आप लोग समझना पड़ेगा। बच्चे बैठ के अंगूठा चूसे लाके, सर देखिए अभी हम 2 साल के, हमको छोड़ो, बड़े हो गए आप लोग, अब 2 साल के नहीं हो सकते वापस। बताओ, लास्ट है आज का, उसके बाद तो फिर नीलांबू सर आएंगे।
नीला अंबर आपके आगे होगा, फिर आप लोगों को काले काले बादल नहीं दिखेंगे हमारे वाले, तो थोड़ा डर आपका खत्म हो जाएगा। पर पहले बताइए, आज का लास्ट उत्तर है ऑनलाइन, जो बच्चा मुझे सही देगा उसको मैं फिनिक्स मॉल से कंफर्ट खिलाऊंगा 100 रुपए वाली। तानिया ने बोला नहीं, ये पुराने वाले का इस वाले का, पहले आंसर बताओ बस वाले का। चलो इस वाले का आंसर तो जल्दी से, मेरे लैपटॉप बंद होने से पहले बोल देना। नहीं बताओ, नहीं बताओगे? हम बताएंगे। देख, इसका आंसर है सी, 50.8 हाउस होल्ड सेविंग जो फाइनेंशियल ईयर की हैं, फिजिकल एसेट्स की, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स डिपॉजिट विद बैंक्स एंड द सिंगल लार्ज पर्सन, ठीक है, हाउस होल्ड एंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड द म्यूचुअल फंड प्रोवाइडेड इज द की इन्वेस्टर सेक्टर ऑफ द सिक्योरिटीज शेयर ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस। तो स्टेटमेंट एक तो करेक्ट है क्योंकि यहां से हम चीजों को लेते हैं और डेब्ट में देते हैं, पर दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या होता है जो पहले बोला, दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, यहां पर जो भी हाउस होल्ड सेविंग है फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल एसेट्स बनाती है, फिजिकल एसेट्स बनाती है, तो जाहिर सी बात है वो तो हम लोन में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जो नीचे वाली बात थी वो स्टेटमेंट गलत था, उसमें आपको ये याद रखना कि हमने कितनी सेविंग की है। इस टेबल को फाइनेंशियल ईयर के जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें एज इट इज टेबल दिया जाता है, ये अगर आपको याद होगा तो आप अपनी चीजें कर लेंगे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे पे डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं करता। तो इसका आंसर जो है वो रहा आपका सी, दोनों के दोनों सही, ठीक। क्योंकि हम क्या सोच रहे थे, हम सिर्फ इसको समझ रहे थे, बट जब हमने ये पढ़ा तो हमें पता चला कि भाई ये भी सही है। तो इन्होंने ए और बी दोनों सही माने हैं। इसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल सर्वे को पढ़ना पड़ेगा, और अगर ये आप पढ़ लेंगे तो आपका आंसर बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल भी याद करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। और जब फाइनेंशियल ईयर आएगा, मतलब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आएगा, तो उसको एक बार ठीक से पढ़ लेना, तो बजट आपको हेल्प कर देगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल, और नीले अंबर के साथ आप प्रसन्न रहें।